ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चैप्टर 81 किस करना। इवान अपने गाने को पूरा करने के बाद जब अपने आंखों को खोला तो उसका नजर दरवाजे के पास गया। उसे बस लड़की का हॉर्न नजर आ रहा था, तो वो खड़ा हो अपने गिटार को साइड में रख उसके पास जाने लगा। तभी उसे जमीन पर ब्रेसलेट गिरा नजर आया, तो वो उस ब्रेसलेट को उठा अपने जेब में रख दरवाजे के पास जा लड़की का हॉर्न पकड़ उसे बाहर किया। तभी उसे इबादत नजर आई। वही इबादत इवान के ऐसा करने से घबरा चुकी थी। वही इवान रूम के अंदर कर दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से ही टिका उसके चेहरे को देखने लगा। घबराया चेहरा, सुंदर आंखें, पर आंखों को कठपुतलियां ऐसे नाच रही थी जैसे वो अब भी इवान को इग्नोर कर रही हो। पता नहीं क्यों इबादत का ऐसे इग्नोर करना इवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उसके होंठों के करीब जा बोला, छिप कर क्या कर रही थी तुम? इवान के सवाल पर इबादत जवाब तो देना चाहती थी, पर इवान का इतना करीब होना और उसकी गर्म सांसें जैसे उसके होंठों को छू रहा था। उसका पूरा बदन काम करना बंद कर गया था। वही पहली बार रूहानी के बाद किसी के करीब आने का दिल कर रहा था। वो अपने आंखों को बंद कर उसके होंठों में अपने होंठ टिका। उसके नर्म होंठों का मीठा स्वाद इवान लेने लगा। वो उसे चूमते हुए अपने होंठ उसके हथेली में और मजबूर कर दिया और बस उसे पैशनेटली चूमने लगा। तभी इबादत को महसूस हुआ इवान के मुंह से ड्रिंक का स्मेल आ रहा है। इवान इतना परेशान था कि उसने गुस्से में ड्रिंक कर लिया था, इसलिए आज वो सभी को अपना प्रैक्टिस करने का खुद ही कह दिया था। वैसे भी कल से कंपटीशन स्टार्ट था, तो आज सभी को खुद से ही प्रैक्टिस करना था। जब इबादत ने ड्रिंक का स्मेल साथ ही उसे फॉसली किस करते हुए पता, तो वो उससे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी, पर इवान उसे चूमे जा रहा था। फिर उसे चूमने के बाद अपने बाहों में भर बोला, रूहानी क्यों तुम्हें मैं नजर नहीं आता? क्यों तुम बार बार उन्हें चुनती हो? इवान के आवाज में पहली बार इबादत को बहुत दर्द नजर आ रहा था। वही इवान इबादत के चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से उसे देख बोला, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना। इतना कह उसे एक बार भी से चूमने लगा। इबादत तो बस स्टेचू की तरह खड़ी हो गई थी। वही इवान उसे चूमते हुए अपने होंठ को उसके सीने के पास जैसे ही रखा, इबादत उसे जोर से धक्का दे झट से दरवाजा खोल भागने लगी। वही इवान ज्यादा ड्रिंक नहीं था। वो जा चेयर पर बैठ ब्रेसलेट को निकाल उसे देखते हुए बोला, क्यों तुम मुझे रूहानी की तरह लगती हो? मैं सिर्फ रूहानी से प्यार करता हूं, पर तुम बिल्कुल रूहानी की तरह हो और मैं बार बार तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूं। खुद में ही ये कह इवान ब्रेसलेट अपने जेब में फिर रख दिया। वही इबादत भागते हुए ही अपने रूम में चली गई। तभी उसे भागता हुआ आता देख पंखुली पूछ पड़ी, क्या हुआ इबादत? इबादत गहरी सांस ली, फिर बताना चाहती थी पर वो रुक गई और बस इतना ही कह दी, मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। ये सुन पंखुली उसके माथे पर धीरे से मार बोली, पागल लड़की, एक ब्रेसलेट के लिए अपना ये हाल बनाई हुई है। तभी पंखुली का फोन बजने लगा, पर उसका फोन साइलेंट में था, इसलिए गलती से बस फोन उठ गया। फोन करने वाला इवान था। वो बस जानना चाहता था इबादत क्या बोल रही होगी पंखुली से। तभी उसे इबादत का बस आवाज सुनाई दिया, पानखू, ये मेरी बचपन की दोस्त ने दिया है। वो अमेरिका जाने से पहले मुझे अपना ब्रेसलेट देकर गई थी, तो बस इसलिए मैं हमेशा इस ब्रेसलेट को पहन कर रखती थी। पंखुली के बातों को सुन इवान फोन कट कर खुद में ही बोला, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। इतना कह वो रूहानी के बारे में सोचने लगा। वही दूसरी तरफ सीरत गुस्से में अपने जगह पर जा बैठ काम करते हुए ही अक्ष को अपने मन में बुरा भला कहे जा रही थी। तभी उसके डेस्कटॉप स्क्रीन पर बॉस का नोटिफिकेशन आया, तो वो मेल खोल देखी। अक्ष का मेल था, कब तक मुझे सुनाओगी? अपने मन में सीरत अक्ष रायचंद। अक्ष का मेल पढ़ने के बाद सीरत गुस्से में उससे मेल की, मेरा नाम सीरत अक्ष रायचंद नहीं है, इतना लिख गुस्से वाला इमोजी डाल सेंड कर दी। चैप्टर 82 नकुल का गुस्सा और इबादत के दिल में दर्द होना। जब अक्ष ने सीरत का मेल देखा तो अक्ष उससे फिर मेल किया, एक दिन जरूर होगी, सीरत अक्ष रायचंद। इतना लिख अक्ष ने मेल सेंड कर दिया। तभी सीरत गुस्से में मेल को खोल देखी और ये मेल सीन करने के बाद वो कोई रिप्लाई नहीं दी।
उसे पता था वो जितना रिप्लाई देगी उतना ही वो वियर्ड रिप्लाई देगा उसको, तो रिप्लाई देना बंद कर वो अपना काम में फिर से लग गई। वही अक्ष ने जब देखा सीरत उसे रिप्लाई देना बंद कर दी है तो उसे थोड़ा गुस्सा आने लग गया था। वही दूसरी तरफ नकुल मीटिंग को बीच में ही ओवर कर खुद खड़ा हो गुस्से में जाने लगा। कंपनी से बाहर जाने के बाद वो अपने कार में बैठ रूहानी के कॉलेज जाने के लिए निकल गया। कुछ वक्त के बाद नकुल रूहानी के कॉलेज जा अपने कार से बाहर निकल रूहानी के कॉलेज के अंदर जा वो रूहानी के क्लास जाने लगा था। रूहानी के क्लास के दौर के पास नकुल आ खड़ा हो गया। नकुल को देख सभी लड़कियों के चेहरे पर चमक छा गया। चाहता भी क्यों नहीं, नकुल इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ इतना चार्मिंग था कि कोई भी लड़की उसे एक बार देख ले तो उसे अपना दिल दे बैठे। पर नकुल तो किसी लड़की के तरफ देखता तक नहीं था। सभी लड़कियां नकुल को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। वही रूहानी के चेहरे पर डर छाया हुआ था। वही प्रोफेसर नकुल को देख उसके पास आ बोला, सर आपकी कुछ काम था। नकुल रूहानी की तरफ देखते हुए ही अपने कठोर आवाज में बोला, बाहर आओ। ये सुन प्रोफेसर नकुल के नजर से नजर मिला। सभी को पता था नकुल के यहाँ आने का रीजन बस रूहानी हो सकती थी। वही रूहानी झट से खड़ी हो अपने चेहरे पर डर लिए अपनी डरी सहमी सी आवाज में प्रोफेसर से पूछने के लिए अपना मुंह खोली ही थी, सर। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी नकुल अपने कड़क आवाज में सुनाई नहीं दिया तुम्हें। ये सुन रूहानी अपना मुंह बना डरते हुए नकुल के पास चली गई। तभी नकुल उसके होंठ को कसके पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तभी रूहानी पूरे कॉलेज को अपने तरफ देखता पा धीरे से बोली, नकुल तुम गुस्सा क्यों हो और मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? देखी सब हमें ही देख रहे हैं। नकुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसके होंठ को पकड़ अपने साथ कॉलेज के बाहर ला अपने कार के पास ले जा बोला, बैठो। नकुल के बातों को सुन रूहानी झट से बोल पड़ी, पर मेरा क्लास चल है। ये सुन नकुल उसे अपने कठोरता से भरे नजर से देखा तो रूहानी नकुल के गुस्से को देख शांति से कार के अंदर जा बैठी। वही पूरा कॉलेज उन दोनों को ही झांक कर अब तक देख रहे थे। वही नकुल ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। तभी रूहानी थोड़ा डरे हुए आवाज में पूछी, बात क्या है नकुल, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? नकुल कोई जवाब ना दे कार की स्पीड को बस बढ़ा दिया। तभी रूहानी अपने सीट बेल्ट को कसके पकड़ बोली, क्या कर रहे हो नकुल, कार का स्पीड कम करो। नकुल कुछ ना सुन कार स्पीड में भगाते हुए कार सीधा मेंशन ले गया। वही कार इतने रफ्तार में आता देख गार्ड्स जल्दी से गेट का दरवाजा खोल दिए। गार्ड्स भी ये देख भयभीत हो गए थे। वही नकुल कार गेट के अंदर जा झटके से अपने कार को रोका तो रूहानी चिल्लाकर बोली, पागल हो गए हो क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। रूहानी के बातों को सुन अपने सीट बेल्ट को खोल रूहानी के करीब जा उसके गालों पर अपने उंगलियों को रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, हाँ पागल हो गया हूँ। तुम्हें कोई देख भी लेता तो मेरा खून खोल उठता है। वो लड़का तो तुम्हारे साथ बैठा हुआ था, तुम कैसे किसी को अपने साथ बैठने दे सकती हो? रूहानी नकुल का ये बात सुन रूहानी बस उदासी से कुछ शब्द बोली, नकुल क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रूहानी का ये सवाल सुन नकुल का गुस्सा शांत हो गया और वो रूहानी के बड़े बड़े खूबसूरत आंखों में देखते हुए बोला, जान मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। ये सुन रूहानी बोल पड़ी, तो मेरे किसी से बात कर लेने से साथ बैठ जाने से फिर गुस्सा क्यों? रूहानी के बातों को सुन नकुल उसके चेहरे पर अपने होंठ रख प्यार से बोला, जान तुम बहुत अच्छी हो पर जरूरी नहीं सामने वाला भी अच्छा हो। ये सुन रूहानी बोल पड़ी, तुम्हें तो इवान से भी प्रॉब्लम है नकुल, क्या इवान तुम्हारा भाई तुम्हारे नजर में अच्छा नहीं है? रूहानी का ये बात सुन नकुल उससे दूर हो बोला, अच्छा है, मुझसे भी बहुत अच्छा है, पर वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए उसके नजदीक रहती हो तो मुझे प्रॉब्लम होता है। इतना कह नकुल कार का दरवाजा खोल कार से बाहर निकलते हुए बिना रूहानी के तरफ देखे बोला, इवान से मिलना है या किसी से दोस्ती करना है या उसके साथ बैठना है, सब करो अब। नकुल रायचंद तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकेगा। इतना कह गुस्से में वो जाने लगा। वही रूहानी उसे गुस्से में जाता देखा खुद में ही बोली, इवान मुझे सिर्फ दोस्त मानता है, पता नहीं क्यों नकुल को ऐसा लगता है इवान मुझे पसंद करता है।
खुद मैं ये कह रूहानी इवान से रिलेटेड हर एक पल याद करने लगती है। इवान कभी किसी से मजाक नहीं करता, हमारा शांत रहता पर उससे बातें करता है, अपने दिल का बात शेयर करता है। साथ ही कई बार बातों बातों में उसे कुछ ऐसा कह जाता है जिसे सुन रूहानी भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। रूहानी ने कार की तरफ देखा। कार का चाबी कार में लगा हुआ था। नकुल ने रूहानी को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत ड्राइव करने सीखता था। वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल गई। वहीं नकुल को जब पता चला रूहानी कार ले निकली है तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। वो रूहानी को कॉल करने ही जा रहा था पर फिर रुक, अपने कान में ब्लूटूथ लगा सुनने लगा रूहानी आखिर कर क्या रही है। कुछ वक्त के बाद रूहानी उसी जगह पर रुक गई जहां इवान अभी था। रूहानी अपने कार से उतर अंदर जाने लगी, तभी गार्ड्स उसे रोक बोला, मैडम आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती हो, आपको काम क्या है। तभी रूहानी बोल पड़ा, मुझे इवान से मिलना है। इवान का सिर्फ उसके नाम से बुलाया सुन गार्ड्स को ऐसा लगा जैसे बहुत क्लास होगी। तभी गार्ड बोल पड़ा, मैडम उनके परमिशन के बिना मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता हूं। तभी रूहानी अपना फोन निकाल इवान को कॉल लगा दी। दूसरी तरफ नकुल ये जान हैरान था कि रूहानी नकुल के पा गई है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी इबादत को अपने साथ रूम से बाहर ले जा क्या क्या है यहाँ सब बताने लगी ताकि इबादत का मूड ठीक हो जाए। वहीं उसी रूम में बैठा इवान जब उसका फोन बजा तो वो अपना फोन निकाल देखा। रूहानी का कॉल आता देख उसके चेहरे पर सुकून छा गया था। वो झट से कॉल उठा बोला, हाँ रूहानी। तभी रूहानी बोल पड़ी, इवान मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ, मुझे तुमसे मिलना है पर बिना परमिशन के मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। ये सुन इवान रूहानी से बोल पाद फोन दो गार्ड को। इवान के बातों को सुन रूहानी अपना फोन गार्ड की तरफ बढ़ा दी। वही ये देख वहां मौजूद सभी गार्ड्स हैरान थे। वो झट से फोन ले बोला, यस सर, उसे अंदर आने दो। इवान के बातों को सुन वो झट से बोल पड़ा, यस सर। ये सुन इवान ने कॉल कट कर दिया। वही गार्ड पेपर में अंदर जाने का फील करवा साइन ले लिया, फिर उसे अंदर जाने को कह दिया। तभी अंदर जा इवान को फिर कॉल करने वाली थी पूछने के लिए वो है कहा। वही दूसरी तरफ इवान बाहर ही निकल रहा था रूहानी के पास जाने के लिए। वही रूहानी कॉल लगती उससे पहले ही पंखुड़ी का नजर रूहानी पर चला गया और रूहानी बोल पड़ी, रूहानी दी। ये नाम सुन इबादत के चेहरे का रिएक्शन ही बदल गया। वही रूहानी पंखुड़ी का आवाज सुन उसके तरफ देखी। फिर पंखुड़ी अपनी दोस्त इबादत के साथ रूहानी के पास आई तो रूहानी मुस्कुरा बोली, पंखुड़ी तुम भी पार्टिसिपेंट की हो। तो पंखुड़ी झट से बोल पड़ी, हाँ दी, वैसे आप यहाँ। तभी रूहानी बोल पड़ी, इवान से कुछ काम था। पहले तो लगा था इबादत को शायद ये कोई और होगी पर जैसे ही इवान का नाम रूहानी के मुंह से सुनी इबादत को अपने दिल में पता नहीं क्यों दर्द महसूस हुआ। वही दूसरी तरफ इवान झट से बाहर आ अपने चारों तरफ देखा। जैसे ही उसे रूहानी दिखी वो भागते हुए उसके पास जा बोला, रूहानी तुम यहाँ क्यों आए हो। अभी कुछ देर पहले तक तो इवान नशे में था और अब इतनी जल्दी उसका नशा उतर गया। इवान के बातों से जब इबादत को ये पता चला तो वो सोचने लगी आखिर इवान उसे नशे में किस किया था या जानबूझकर। वो ये बात सोच ही रही थी तब तक इवान बोल पड़ा, पानखू तुम लोग अपना प्रैक्टिस करो। इतना कह रूहानी के तरफ देख बोला, चले। अभी तक एक बार भी इवान को इबादत इतना सॉफ्टली बात करते किसी से नहीं सुना था पर रूहानी के सामने इवान को एक नया हो इंसान बनता महसूस कर इबादत के आंखों में पता नहीं क्यों पर आंसू भर गया था। वही इवान रूहानी को अपने साथ अंदर अपना रूम ले गया। दूसरों तरफ नकुल एक एक बात सुन रहा था। वही रूहानी और इवान रूम के अंदर आ गए तो इवान बोल पड़ा, बैठ जाओ रूही। रूहानी को अधिकतर टाइम इवान रूही बोलता था। तभी रूहानी बैठ बोली, इवान मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सुन इवान बोल पड़ा, रूहानी अगर तुम्हें कुछ बात करना ही था तो मुझे बुला ली होती, अकेले वो भी यहाँ आने का जरूरत क्या था। ये सुन रूहानी ने कुछ नहीं कहा। तभी इवान उसके बगल में बैठ पूछा, बात क्या है, बहुत उदास लग रही हो, नकुल भाई के साथ फिर कुछ बहस हुआ क्या। ये सुन रूहानी इवान के तरफ देख पूछी, तुम्हें हमेशा पता कैसे चल जाता है। रूहानी के इस सवाल पर इवान उसका होंठ को ले अपने दिल के पास रख बोल, तुम यहाँ हो इसलिए।
ये सुन रूहानी झट से अपने होंठ को पीछे कर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? ये सवाल सुन इवान बोल पड़ा, यही पूछने आए हो ना? रूहानी के चेहरे को पढ़ना इवान के लिए बहुत इसी था। चैप्टर 83 हारने का गुस्सा। रूहानी तो बस इवान को देखते ही रह गई। तभी इवान बोल पड़ा, नकुल भाई, ऐसे रूहानी पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है, प्यार किए हो तो भरोसा रखो। ये सुन रूहानी हैरान थी। तभी इवान रूहानी के करीब जा उसके पेंडेंट को खोलने लगा। तभी रूहानी पूछ पड़ी, क्या है ये सब इवान? इवान पेंडेंट खोल रखा की तरफ शो कर बोला, नकुल भाई। नकुल ने फिर कॉल कर दिया इवान के फोन पर। तो इवान अफसोस से भरा मुस्कान मुस्कुराते हुए कॉल उठा, बोला, नकुल भाई, मैं रूहानी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन रूहानी उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ नकुल का आंख गुस्से में लाल हुए जा रहा था। तभी इवान आगे बोल पड़ा, पर रूहानी के लिए मैं सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, तो बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा मैं अपने हद को कभी पार नहीं करूंगा। आपको इनसिक्योर होने का जरूरत नहीं है, और रूहानी का भी लाइफ है, ऐसे नजर मत रखिए। ये सुन नकुल बोल पड़ा, मैं उसके सेफ्टी के लिए उससे पहनाया था, ना कि अपने इनसिक्योरिटी के लिए। अब रूहानी फोन दो। इवान गहरी सांस भर रूहानी की तरफ फोन बढ़ा दिया। तो रूहानी फोन ले नकुल को बिना कुछ सुने बोल पड़ी, ये सब क्या है नकुल? नकुल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अब उसने गहरी सांस भर बस इतना ही कह दिया, घर आओ, मैं सब बता दूंगा। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। वही रूहानी फोन बेड पर रख इवान की तरफ देखी तो इवान बोल पड़ा, रूहानी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम नहीं। तुम अगर हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन खुश हूँ, बाकी मेरा प्यार इस दोस्ती के बीच कभी नहीं आएगा। इवान के बातों को सुन रूहानी क्या जवाब दे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही बाहर पंखुड़ी कहे जा रही थी, पर इबादत का ध्यान तो इवान और रूहानी पर ही टिका था। तभी वो पंखुड़ी से पूछ पड़ी, रूहानी कौन है? और तुम इवान सर दोनों उन्हें कैसे जानते हैं? इबादत ने जब ये सवाल किया तो पंखुड़ी झट से बोल पड़ी, हम सब तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। ये सुन इबादत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बचपन से? ये सुन पंखुड़ी बोल पड़ी, हाँ, मेरे डैड पहले अक्ष भैया के डैड के लिए काम करते थे, वैसे ही रूहानी दी के डैड मॉम भी अक्षाद अंकल के लिए काम करते थे, और रूहानी दी उनके पेरेंट्स अक्षद अंकल के ही घर में रहते थे। ये सुन इबादत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी इबादत और जानना चाहती थी, पर कैसे जाने उसे समझ नहीं आ रहा था। वही रूहानी का इवान से बात करना खत्म हो गया तो रूहानी जाने लगी, तो इवान उसे बाहर तक छोड़ने उसके साथ जाने लगा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिद्धार्थ आरजू के फ्लैट आ दरवाजा नॉक किया तो आरजू जा दरवाजा खोल दी, पर सिद्धार्थ को जैसे ही देखी दरवाजा बंद करने को थी, पर सिद्धार्थ दरवाजा खोल अंदर आ। दरवाजा बंद कर आरजू के होंठ को पकड़ दरवाजे से टिका, उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, आरजू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अचानक से सिद्धार्थ के प्रपोजल को सुन आरजू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। तभी सिद्धार्थ उसके हैरानी से भरे लुक को देख फिर बोल पड़ा, जवाब दो आरजू, हाँ या ना। ये सुन आरजू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। एक तरफ वो सिद्धार्थ को चाहती भी थी, पर सिद्धार्थ के बारे में जो सुनी है उसे सोचा ना के बीच फाश भी जा रही थी। तभी सिद्धार्थ फिर बोल पड़ा, आखिरी बार मैं पूछने आया हूँ आरजू, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू सिद्धार्थ को खुद से दूर जाने का ख्याल सोचते ही डर के कारण झट से कह दी, हाँ। सिद्धार्थ को पता था आरजू हाँ ही करेगी। वो उस अपने गले से लगा अपने मन में ही बोला, तैयार हो जाओ आरजू रायचंद सिद्धार्थ के जिंदगी में आने के लिए। सिद्धार्थ तुम्हारे जिंदगी को हेल बना कर रख देगा। अपने मन में इतना कहने के बाद सिद्धार्थ उससे दूर हो उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख अपने अंगूठे से उसके होंठों को छूते हुए बोला, आई लव यू जान, हम लोग कल ही मुंबई जा तुम्हारे भाई से हमारे शादी का बात करेंगे। ये सुन आरजू हैरानी से पूछ पड़ी, कल ही? हाँ कल ही। इतना सिद्धार्थ आरजू के होंठों को अपने होंठ से टिका प्यार से चूमते हुए अपने मन में ही बोला, प्यार का दर्द भी तो तुम्हें जल्द ही देना है। अपने मन में इतना कह उससे किस करना बंद कर दिया। फिर बोल पड़ा, तुम अपना पैकिंग कर लो, मैं सब इंतजाम कर लेता हूँ।
ये सुन आरजू हाँ मैं सिर हिला दी, पर फिर बोल पड़ी पर अक्ष भैया नहीं चाहते हम लोग घर आए। ये सुन सिद्धार्थ बोल पड़ा ठीक है तो तुम्हारे अक्ष भैया से उनके कंपनी जा बात कर लिया जाएगा। ये सुन आरजू अपने सिर को हाँ में हिला दी, तभी सिद्धार्थ उसके माथे को प्यार से चूम बोला मैं जाता हूं। हाँ, आरजू ने जब हाँ कह दिया तो सिद्धार्थ बाय बोल दरवाजा खोल जाने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा तो सिद्धार्थ अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर नाम पढ़ कॉल उठा, बोला हाँ बेबी। ये सुन दूसरे तरफ बात कर रही लड़की बोल पड़ी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं बेबी। ये सुन सिद्धार्थ बोल पड़ा बस आ रहा हूं। बात करते हुए ही वो अपने कार के पास पहुंच गया था। फिर वो अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जय अपने केबिन में बैठा अमानत के साथ किया ऑनलाइन गेम का कंपटीशन याद करने लगा। पहली बार जय किसी लड़की से हारा था। वो खुद में ही बोला अब तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। वो खुद में इतना बोला ही था कि तभी केबिन का दरवाजा खोल खूबसूरत सी लड़की जय के पास जा एक फाइल खोल बोली जय देखो यहाँ। इससे आगे वो कुछ कहती जय उसका होंठ पकड़ अपने गोद में खींच लिया। जिस लड़की में होंठ से फाइल गिर गया और वो जय के गोद में चली गई। तभी वो लड़की बोल पड़ी ये क्या कर रहे हो जय, हम लोग कंपनी में है। ये सुनने के बाद भी जय उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख उसके आंखों में देख बोला जय को कोई कैसे हरा सकता है। इतना कह वो उस लड़के के होंठों पर अपने दांत ले जा काटते हुए किस करने लगा। जय के ऐसे काटते हुए किस करने से लड़की को दर्द हो रहा था, पर जय का दिया दर्द भी लड़की को बहुत अच्छा लगता था। उसे चूमते हुए अपने होंठ को उसके शर्ट के बटन के पास ले जा लड़की के शर्ट के बटन को खोलने लगा। चैप्टर 84 तुम भी अपनी माँ की तरह हो। उसके सारे बटन को खोल वो अपने होंठ को उसके सीने के पास लेकर गया ही था कि तभी कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो जय उसे छोड़ गुस्से में कठोरता से लड़की के तरफ देखा तो वो जल्दी से अपने कपड़े को ठीक करने लगी। वही जय अंदर का परमिशन दे दिया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसके असिस्टेंट का पहला ध्यान लड़की पर गया। फिर वो जय के पास जो डिटेल अमानत से रिलेटेड मांगा था उसे दिखा दिया। वही लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वही चेयर पर जा बैठ सुनने लगी। दूसरी तरफ मुंबई में लंच का टाइम हो गया तो सीरत खड़ी हो जाने को थी। तभी उसके पास एक लड़की आ बोली साथ लंच करे। ये सुन सीरत ने हाँ कह दिया तो दोनों साथ ही लंच के लिए चले गए थे। वही दूसरी तरफ रूहानी कार में जा बैठ कार ड्राइव करते हुए निकल गई। वही इवान उसे जाता हुआ बस देखने लगा। रूहानी के जाने के बाद इवान अंदर गया तो जाते हुए इबादत के तरफ नजर गया। फिर उसे देखते ही अपना किया गया किस याद आया तो वो वहां से अपने चेहरे को मुरझाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। रूहानी घर जाने के बाद एक बार भी नकुल से नहीं मिली। बस फिर टाइम होते ही रात के खाने को बनाने किचन जा खाने को बनाना शुरू कर दी। तभी नकुल किचन के पास आ दरवाजे के पास ही दीवार से टिक रूहानी को देखने लगा, पर रूहानी उसे देखने के बाद भी उसे इग्नोर करके अपना खाना बनाने पर ध्यान दिए जा रही थी। ये देख नकुल रूहानी के पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर उसके गर्दन को चूमने लगा तो रूहानी अपने होंठ में पकड़ा गर्म छोलनी नकुल के चेहरे पास ले आए। रूहानी के अचानक से ऐसा करने से नकुल घबरा पर पीछे हो बोला रूहानी पागल हो गई हो तुम। नकुल के बातों को सुन रूहानी गैस ऑफ कर अपने छोलनी को नकुल की तरफ दिखाते हुए बोली हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार समझ में ही नहीं आता, पर क्या करूँ तुम्हारे इस अजीबो गरीब प्यार करने के तरीके से ही मुझे प्यार हो गया है, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। रूहानी के बातों को सुन नकुल के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो रूहानी के छोलनी पकड़े होंठ को पकड़ उसे नीचे कर अपने दूसरे होंठ को उसके कमर पर रख उसके नर्म होंठों को जा चूमने लगा। तभी घर की सर्वेंट आरती किचन आई ही थी कि दोनों को किस करता देख झट से मुड़ बोली सॉरी सर। इतना कह वो जाने को थी तभी रूहानी उससे खुद से दूर कर शर्म से पानी हुए जा रही थी। तभी नकुल बाहर जाते हुए आरती को कठोरता से घूर कर देखा, फिर किचन से निकल गया। वही आरती को लगा था आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। वही दूसरी तरफ अयान आ गया तो उसने देखा कुहू सोफे पर बैठ कार्टून देख रही है। तभी अयान उसके पास जा सोफे के पीछे हो खड़ा हो थोड़ा झुक अपने कठोर आवाज में बोला बड़ी हो जाओ नहीं तो मत तुम्हें बड़ी कर दूंगा। अयन के कठोर आवाज को सुनते हो कुहू के होंठ से रिमोट नीचे गिर गया।
और उसका हिम्मत था नहीं कि वो अपने चेहरे को पीछे मोड़ अयान को देख सके, वो बस अपने जगह पर ही जम सी गई थी। तभी अयन उसके चेहरे को अपने तरफ मोड़ उसके होंठों को देख अपने होंठ से मिला, उसके नर्म होंठों पर अपने दांत से काटते हुए चूमने लगा। साथ ही अपने होंठ को वो कुहू के गर्दन ही छूना शुरू कर उसके कपड़े के अंदर ले जाने लगा। तभी कुहू उसके होंठ को अंदर उसके सीने के पास ले जाने से पहले ही रोक ली तो अयान के आंखों में गुस्सा भर गया। वो उसे चूमना बंद कर अपने कठोर नजरों से देखा तो कुहू ने झट से अपने होंठ नीचे कर दिए। तभी अयान अपने कठोर आवाज में बोला, अयान सेठ ठीक है, मन के मुताबिक कोई नहीं करे। इतना कह उसके शरीर पर अपने होंठ मजबूत कर दिया तो कुहू के आंखों में आंसू भर गया। वही अयान आगे बोल पड़ा, तो अयान उसे बहुत तकलीफ देता है। इतना कह अयान अपने होंठ को उसके शरीर से हटा, आगे जा उसके बगल में बैठ, अपने होंठ को उसके गर्दन पर रख, उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान के पास जा बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा लगते जा रहा है। इतना कह चूमना बंद कर अपने सिर को पीछे टिका दिया। वही कुहू उसे हैरानी से बस देखते रही। तभी अयान बोल पड़ा, मजाक कर रहा था। जो हर महीने अपना बॉयफ्रेंड बदले उसका लत अयान को नहीं लग सकता है, वैसे भी अयान को चाहत कोई और है। इतना कह कुहू की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा, फिर अपने आंखों को बंद कर बोला, मेरा सिर को दबाओ। अयन ने जब ये ऑर्डर दिया तो कुहू के पास उस ऑर्डर को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसके सिर को दबाने लगी। तभी अयान नॉर्मली आवाज में शांति से पूछा, तुम्हें किया टाइप के लड़के पसंद है? पहली बार अयन ऐसे उससे बात कर रहा था, पर कुहू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो कुछ भी जवाब देगी अयन उस पर गुस्सा ही करेगा। ये बात कुहू को बहुत अच्छे से पता था। तभी अयान बोला, अयान को अपना सवाल रिपीट करना पसंद नहीं है। अयन के बातों को सुन कुहू ऐसा महसूस कर रही थी जैसे आगे कुआं हो तो पीछे खाए। वो गहरी सांस ले बोली, जो मुझे रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, मेरा केयर करे और जिंदगी भर सिर्फ मेरा होकर रहे। कुहू के बातों को सुन उसके सिर दबाते होंठ को अयान पकड़ अपने अपने सिर से हटा, अपने करीब कर अपने दूसरे होंठ को उसके बालों के अंदर ले जा, उसके आंखों में देखते हुए बोला, रिस्पेक्ट उसकी की जाती है जो रिस्पेक्ट के लायक हो। अयन की बातें कुहू को हट कर रहा था। कुहू के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोते हुए ही बोली, क्यों आप मुझे हमेशा ये सब कहते रहते हैं? कुहू का सवाल सुन उसके बालों पर अपने पकड़ को मजबूत कर उसके चेहरे को अपने करीब ला बोला, क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ को तरह हो, एक से दिल ना भरे तो दूसरे के बाहों में चली जाना। अयन के बातों को सुन कुहू को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने मुंह में थूक भर अयान के चेहरे पर थूक बोली, खुद को पहले देख लो, तुम कितने घटिया इंसान हो। कुहू के ऐसा करने से अयान का चेहरा गुस्से में भयानक हो गया। वो कुहू को छोड़ दिया तो कुहू झट से उठ जाने को थी, पर अयन अपने चेहरे से थूक पोंछ खड़ा हो कुहू के होंठ को पकड़ उसे जाने से रोक उसे अपने तरफ कर उसके गाल पर एक तमाचा जोर का लगाया, जिससे वो सोफे पर जा गिरी। तभी अयान उसके करीब जा बोला, अपनी हारकर को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इतना कहा ही था कि तभी बेल रिंग बजने लगा, जिससे अयान समझ गया था सीरत आ चुकी है। अयन कुहू से दूर हो उसे बोला, अपने रूम जाओ और बाहर आने की जरूरत नहीं है, डिनर के लिए भी नहीं। ये सुन कुहू झट से उठ भागते हुए ऊपर जाने लगी। वही अयन जा दरवाजा खोल दिया, फिर सीरत को देख उसे अपने सीने से लगा, बोला, तुम वहां काम करने का डिसीजन तो बना ली हो, पर तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत परेशान हूँ। अयन के बातों को सुन सीरत मुस्कुराते हुए बोली, आप क्यों इतना टेंशन लिए है, अब सीरत बड़ी हो गई है। सीरत के बातों को सुन उससे देर हो अयान बोला, मेरी सीरत कितनी भी बड़ी हो जाए पर मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। इतना कह वो दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोनों बातें करते हुए अंदर आ गए। तभी सीरत बोल पड़ी, कुहू कहाँ है? सीरत का सवाल सुन अयान बोल पड़ा, वो डिनर कर सो गई है, उसे आज बहुत नींद आ रहा था। ये सुन सीरत बस मुस्कुरा बोली, ओह ठीक है। तभी अयान बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर साथ डिनर करते हैं। अयन का बात सुन सीरत चली गई। वही अयान भी अपने कपड़े बदल फ्रेश हो सीरत के आने से पहले आ गया। फिर खाने को गर्म कर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तब तक सीरत भी आ चुकी थी। फिर दोनों साथ बातें करते हुए डिनर करने लगे। वही कमरे में कुहू बिस्तर पर लेट तकिए के अंदर अपने सिर को घुसा रोई जा रही थी।
कुछ वक्त बाद दोनों का डिनर हो गया तो सीरत थके होने के कारण सोने चली गई। वही अयान किचन जा प्लेट में खाना निकाल कुहू के रूम जा दरवाजा खोलना चाहा पर दरवाजा लॉक था। चैप्टर 85 ये मेरा बच्चा है। अयन को पहले से पता था दरवाजा लॉक होगा, इसलिए वो चाबी लेकर आया था। उसने चाबी डाल दरवाजा खोल अंदर जा, दरवाजा धीरे से लॉक कर कुहू के पास जा टेबल पर खाने को रख उसे मोड़ दिया तो कुहू रोने की वजह से अपने लाल हुए नम आंखों से अयान को देखने लगी। तभी अयान बोल पड़ा, खाना खा लो। ये सुन कुहू उठकर बैठ गई और प्लेट अपने होंठ को आगे बढ़ा अयन से पास करते हुए टेबल से ले ली और वैसे ही खाने को थी तभी अयान उसके होंठ को पकड़ उसे देखते हुए बोला, बिना होंठ धोए खाओगी? अयन के सवाल पर फीकी मुस्कान से कुहू बोली, गंदे खून की बेटी हूं तो क्या फर्क पड़ता है गंदे होंठ से खाना खाने में। इतना कह अपने होंठ को छुड़ाने लगी। वही अयान उसके होंठ को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके चेहरे को प्यार से देख बोला, बेबी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इतना कह उसके चेहरे और होंठ को छोड़ उसके सामने बाउल रख उसके हथेली को पकड़ पानी से साफ करने लगा। वही कुहू अयन को बस एकटक देखे जा रही थी। तभी उसका होंठ धुलाना बंद कर बोला, मुझे घूर क्यों रही हो, खाना खाओ। ये सुन कुहू अपने चेहरे को खाना के तरफ खाने लगी। तभी अयान का नजर कुहू के लाल गाल पर गया जो उसके थप्पड़ मारने की वजह से हुआ था। वो देख अयान उसके गाल पर अपने होंठ को रख दिया तो कुहू का होंठ रुक गया। उससे लगा अयान फिर कुछ करेगा उसके साथ, पर अयान प्यार से पूछा, दर्द हो रहा है? अयन के एक चांटा से ही कुहू का चेहरा लाल होकर सूज गया था। अयान उसके बालों पर अपने होंठ को रख उसके सूजे गाल को प्यार से जा चूम लिया, फिर उससे दूर हो बोला, खाना खत्म करो मैं क्रीम लेकर आता हूँ। ये सुन कुहू कुछ ना कह बस खाती रही। फिर अयान के जाते ही अपने मन में बोली, अजीब इंसान है, दर्द भी देता डरता भी बहुत है, मुझे पसंद भी नहीं करता फिर भी केयर करता क्यों? खुद मैं कहते हुई कुहू खाना खा रही थी। खाना खत्म हो चुका था। वो प्लेट साइड में रख अपने होंठ को साफ कर बेड से उतरने को ही थी तभी अयान आ बोला, वही बैठे रहो। ये सुन कुहू बेड से फिर हिली भी नहीं। वही अयान उसके पास जा बेड पर बैठ क्रीम को निकाल अपने उंगली में ले कुहू के चेहरे पर प्यार से उसके चेहरे पर क्रीम लगाने लगा। क्रीम लगाने के बाद अयान क्रीम को टेबल पर रख बोला, लेट जाओ। ये सुन कुहू अपने मन में बोली, ये मुझे हमेशा ऐसे क्यों ट्रीट करता है जैसे मैं इसकी जागीर हूं। कुही अपने मन में कहे जा रही थी। तभी अयान उसे घूर कर देखा तो कुहू शांति से लेट तो गई पर फिर बोल पड़ी, ये प्लेट कौन ले जाएगा? तो अयन उसके करीब जा अपने होंठ को उसके पेट पर रख उसके गर्दन को चूम बोला, पड़े रहने दो यही। इतना कह उससे चिपक अपने होंठ को आगे बढ़ा। लाइट बंद कर अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी कुहू पूछ पड़ी, आप अपने रूम नहीं जाओगे? मेरे यहाँ सोने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अयान के इस सवाल पर कुहू झट से बोली, नहीं। कुहू का जवाब सुन अयान बोल पड़ा, तो शांति से सो जाओ। अयन ने ऑर्डर देने के अंदाज में कहा तो वही अयान का बात कुहू झट से मान अपने आंखों को बंद कर ली। वही अयान उसके शरीर पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए अपने मन में ही बोला, तुम्हें छूना भी चाहता अपना बनाना भी चाहता पर मुझे तुम नहीं चाहिए, पर तुम्हें खुद से दूर भी नहीं रख पाता हूँ, तुम मुझे हमेशा कंफ्यूज्ड करती हो कुहू। अपने मन में इतना कह वो अपने होंठ को फेरने बंद कर उसे पकड़कर सोने का कोशिश करने लगा। वही अयान का होंठ शांत हुआ तो कुहू को राहत मिला और वो नींद के आघोष में जाए जा रहे था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। कुहू का नींद खुला तो देखी अयान उसके साथ नहीं सोया हुआ है। वही दूसरी तरफ धीर जानवी के रूम गया तो देखा जानवी अब भी सोई हुई है। तभी वो जानवी के पास जा अपने होंठ को उसके सिर पर जैसे ही रखा जानवी का नींद खुल गया और धीर को अपने इतने करीब देख उसका होंठ अपने सिर से हटा उसे घूर कर देखी। तभी धीर उसे देख बोला, जान इतनी भी नफरत क्यों? धीर के बातों को सुन जानवी उससे अपने गुस्से से भरे नजर से देख बोली, इतनी भी नफरत क्यों? तुमने मेरी जिंदगी हेल बना दी है, उसके बाद भी चाहते हो मैं तुमसे नफरत ना कर प्यार करूं। जानवी की बातों को सुन धीर उसे अपने कठोरता से भरे नजर से देख बोला, हेल बना दिया हूं मैं तुम्हारे जिंदगी को तो ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओ तो इस हेल से जा सकती हो, पर याद रखना तुम्हें कुछ भी कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास मत आना।
अपने बात को कहने के बाद धीर खड़ा हो कमरे से बाहर जाने लगा। वही जानवी अपने धीमे आवाज में खुद में ही बोली, एक बार निकल जाऊं फिर तुम्हारे पास आना, क्या तुम्हारा चेहरा भी देखना कभी पसंद नहीं करूंगी। वही बनारस में पलक का कॉलेज ट्रांसफर तो हो गया था, पर पलक नॉन अटेंडिंग क्लास कर ली थी ताकि किसी को भी उसके प्रेग्नेंट होने का शक न हो, पर एक ना एक दिन तो हो ही जाता। पर अभी उसे इतना चक्कर और वोमिटिंग आ रहा था जिससे बात संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वो उठ नहा धोकर भगवान का पूजा कर किचन जाने को थी, तभी बेल बजा तो पलक ने सोचा दूध वाला आया है, तो वो दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा के पास आ जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अपने चेहरे को कवर किया हुआ आदमी खड़ा था। आदमी को देखते ही पलक समझ गई थी ये मोक्ष है, तो पलक दरवाजा बंद करने को थी, पर मोक्ष दरवाजा खोल फ्लैट के अंदर आ दरवाजा बंद कर दिया। तभी पलक बोल पड़ी, क्या कर रहे हो, सभी गलत समझेंगे, जाओ यहां से। पलक के बातों को सुन मोक्ष उसके बाजू को मजबूती से पकड़ अपने करीब कर बोला, तुम दिल्ली छोड़ दी, अपना कॉलेज बदल ली, साथ ही नॉन अटेंडिंग क्लासेस करवा ली, पर क्यों? मोक्ष के बातों को सुन पलक खुद को छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोली, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या, अपने आप से और अपनी जिंदगी से मतलब रखो और मुझसे बहुत दूर रहो, नहीं तो मैं अक्ष भैया को बता दूंगी तुम मेरे साथ क्या क्या किए हो। पलक के बातों को सुन मोक्ष उससे अपने गोद में उठा, दरवाजा खुला, रूम के अंदर जाने लगा तो पलक मोक्ष के इस हरकत से घबराते हुए बोलने लगी, क्या कर रहे हो, मुझे उतारो, देखो मेरे साथ कुछ भी किए तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, अक्ष भाई को सब जाकर बता दूंगी। पलक बोले जा रही थी घबराहट में, वही मोक्ष उसके हर बात को इग्नोर करते हुए रूम के अंदर ले जा बेड पर पटक अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए बोला, अगर तुमने रीजन नहीं बताया तो मैं वो सब फिर से करूंगा और जिसे बताना जाकर बता देना। मोक्ष मेरे साथ ये किया वो किया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना कह अपने शर्ट के सारे बटन को खोल अपने जिस्म से निकाल पलक के करीब चला गया तो पलक उसे खुद से दूर करने लगी, पर मोक्ष उसके दोनों होंठ को अपने एक होंठ में पकड़ उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को अपने तरफ कर पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रीजन क्या है? अब भी पलक कुछ नहीं बोली तो मोक्ष उसके होंठों पर अपने होंठों टिका उसे कठोरता से चूमने लगा और फिर अपने एक होंठ से पलक के कपड़े निकालने लगा तो पलक छटपटाने लगी, पर मोक्ष उसे हर जगह से दबा लिया था जिससे कोशिश करना पलक के लिए बेकार था। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। पलक के आंखों से आंसू बहता युवराज देखा तो वो उसे चूमना बंद कर उसके आंखों में देखा। तभी पलक रोते हुए चिल्लाकर बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सुन लिए रीजन, अब दूर हो जाओ मुझसे, मेरी आधी जिंदगी तो तुमने बेकार कर दिया, अब प्लीज मैं अपने जिंदगी को संवारने को कोशिश कर रही हूँ और खराब मत करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। पलक रोते हुए बोले जा रही थी। वही मोक्ष प्रेगनेंसी का बात सुन हैरान रह गया था। वो एक तक पलक को देखने लगा। वही अपने बात को बोलने के बाद पलक बस रोई जा रही थी। तभी मोक्ष उसे छोड़ बोला, ये बच्चा मेरा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुन पलक उसे गुस्से में घूर रोते हुए ही बोली, तो क्या तुम्हें लगता है ये किसी और का है? तो ठीक है, चलो टेस्ट करवाते हैं। इतना कह पलक बेड से उतर मोक्ष के होंठ को पकड़ उससे चलने को बोलने लगी, चलो मेरे साथ चलो। तभी मोक्ष उसे ही अपने बाहों में खींच उसे कसके अपने बाहों में भर बोला, मुझे यकीन है तुम मेरे अलावा अपने आप को किसी को छूने तक नहीं दे सकती हो। मोक्ष ने उसे अपने बाहों में भर लिया तो पलक का दिल जोरों से धक धक करने लगा। साथ ही उसे समझ भी नहीं आ रहा था मोक्ष चाहता क्या है अब। तभी पलक बोल पड़ी, मुझे पता है तुम तो मुझे ही नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, तो ये बच्चा क्यों चाहोगे, इसलिए आ गई दूर। अब तुम अपने लाइफ को एंजॉय करो, मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे जिंदगी में कोई अड़चन नहीं डालेंगे। और इससे आगे वो कुछ कहती मोक्ष उसे खुद से दूर कर उसके होंठ पर अपने उंगली को रख बोला, बहुत बोलती हो तुम। इतना कह उसे अपने बाहों में फिर भर बोला, मुझे तुम और मेरा बच्चा दोनों चाहिए, समझ आया तुमने? मोक्ष के बातों को सुन पलक खुश होवे कि नहीं उसे समझ ही नहीं आ रहा था। चैप्टर 86 लिटिल रोमांस। क्योंकि मोक्ष का मूड बदलने में वक्त नहीं लगता था, वो उससे दूर हो बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं अपने बच्चे के अकेले संभाल सकती हूँ, यहाँ से जाओ तुम।
पलक के बातों को सुन मोक्ष बेड पर आराम से लेट बोला, अब अपनी पलक और अपने बच्चे दोनों के साथ जाऊंगा। चलने के लिए रेडी हो तो बोलो, नहीं तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुन पलक बोल पड़ी, रहना है तो रहो, पलक को तुम पर भरोसा नहीं है तो पलक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इतना कह पलक रूम से बाहर जाने लगी। तभी मोक्ष खुद में ही बोला, भरोसा तो दिला कर रहूंगा और तुम्हें लिए बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इतना कह वो आराम से लेट गया। बच्चे का सुन पता नहीं क्यों उसके अंदर बहुत से भाव चलने लगा था। वही पलक किचन जा सुबह का नाश्ता बनाने लगी, साथ ही सोचे जा रही थी अब क्या होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। मोक्ष बेड से उठ किचन गया तो पलक को नाश्ता बनाता हुआ देखा तो उसके पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। मोक्ष अब भी शर्टलेस था। जब पलक को वो अपने से सटाया तो पलक का दिल जोरों से धक धक करने लगा, पर अपने बढ़ते धड़कन को संभालते हुए वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो कितना भी उसके करीब आ जाए पलक को अब कोई फर्क नहीं पड़ है। पलक को कोई रिएक्ट ना करता देख मोक्ष उसके बाल को साइड कर उसके गर्दन पर अपने होंठ सटा उसके गर्दन को चूमने लगा तो पलक का शरीर जमसा गया था। तभी पलक गैस बंद कर बोली, मुझसे दूर रहो। जब पलक ने ये कहा तो मोक्ष उसे अपने तरफ मोड़ अपने एक होंठ उसके कमर पर कर दूसरे होंठ को किचन के स्लैब पर रख उसके आंखों में देखने लगा। वही पलक अपने आप को स्लैब से पूरा चिपका ली थी। तभी उसके आंखों में देखते हुए मोक्ष बोला, नहीं रहूंगा। जाओ अक्ष भाई को जाकर बोलो और ये भी बता देना तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो तो वो क्या करेंगे, मेरी शादी तुमसे करवा देंगे और यही तो चाहता हूं मैं। मोक्ष के बातों को सुन उसे खुद से दूर धकेल जाने को थी, पर मोक्ष उसके होंठ को पकड़ फिर अपने बाहों में भर लिया। तभी पलक का मन मचलने लगा, वो मोक्ष के शरीर पर ही वोमिट कर दी। पलक के ऐसा करने से मोक्ष का मुंह बन गया। वो उसे खुद से दूर कर गुस्से में देखा। वही पलक को अब भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो भागते हुए बाथरूम जाने लगी। उसे ऐसे करते देख मोक्ष भी उसके पीछे गया। वही पलक बाथरूम के अंदर जा और वोमिट करने लगी तो मोक्ष उसके पास जा उसके पीठ को प्यार से सहलाने लगा। जब पलक का वोमिटिंग करना हो गया तो वो मोक्ष के शरीर को देखी और अपने डरे हुए आवाज में बोली, सो सॉरी। वो इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे अपने साथ सवार के पास ले जा। सवार ऑन कर उसके बाजू को पकड़ ले। उसके साथ सवार के नीचे खड़े हो भीगते हुए मोक्ष उसके आंखों में देख बोला, गंदा तुम की हो तो मुझे तो साफ भी अब तुम करोगी। इतना कह पलक के होंठ को पकड़ अपने सीने में रख दिया और बस पलक के आंखों में देखने लगा। वही उसके आंखों में ही देखते हुए पलक उसके शरीर को साफ करने लगी। जैसे जैसे पलक उसके शरीर को साफ कर रही थी मोक्ष उसके छून में डूबा चला जा रहा था। तभी पलक उसे साफ करना बंद कर बोली, हो गया। ये सुन मोक्ष उसके कमर पर अपने होंठ घुमा उससे अपने करीब कर बोला, जान अभी तो शुरू हुआ है। इतना कह वो अपने होंठ को उसके चेहरे पर रख उसका होंठों के करीब जा अपने होंठ उसके कोमल होंठों पर टिका प्यार उसे प्यार से चूमने लगा। गर्म होंठों से स्वाद के साथ साथ पानी का ठंडक भी किस करते हुए मोक्ष महसूस कर रहा था। उसे किसी करते हुए मोक्ष दीवार से सटा सवार बंद कर दिया। फिर उसके कपड़े के अंदर अपने होंठ डालने ही वाला था तभी पलक उसके होंठ को पकड़ ली तो मोक्ष उसे किस करना बंद कर उसके आंखों में देखने लगा। तभी पलक अपने धीमे आवाज में बोली, बच्चा। ये सुन मोक्ष उससे दूर हो पलक के पेट पर अपने होंठ को रख दिया। फिर झुक पलक के पेट को किस कर बोला, जल्दी बाहर आओ ताकि आपको और आपकी मम्मा दोनों को मैं ढेर सारा प्यार कर सकूं। मोक्ष की बातों को सुन पलक को बहुत अच्छा लग रहा था। वही मोक्ष सीधा हो पलक को अपने बाहों में उठा बाथरूम से बाहर ले जाने लगा। मोक्ष उसे कमरे के अंदर ला उसे नीचे उतर दिया। फिर अपने गीले कपड़े को देखा, उसे कोई कपड़ा लाया तो था नहीं अपने साथ। पलक भी मोक्ष को ही देख रही थी। वो कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़ा निकाल तौलिया भी निकाल ली। फिर मोक्ष के पास जा तौलिया उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी के लिए तौलिया लपेट लो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, शाम तक सूख जाएगा फिर पहन लेना, उसके बाद बाजार जा अपने लिए कपड़े ले लेना। ये सुन मोक्ष तौलिया उसके होंठ से ले लिया। वही पलक बाथरूम जाने लगी तो मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, उसे धोने का जरूरत नहीं है, माया मेरे साथ आई है, मैं उससे अपने कपड़े मंगवा लूंगा। इतना कह उसके भीगे जिस्म को देखने लगा। फिर बोल पड़ा, मेरे सामने ही अपने कपड़े बदल लो।
इतना कह उसे एक बार फिर किस करने वाला था, पर अपने होंठ को छुड़ा उससे दूर हो बोली बिल्कुल नहीं। इतना कह वो भागते हुए जाने लगी। ये देख मोक्ष बोल पड़ा, धीरे जाओ फिसल जाओगी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो देख लेना। मोक्ष के बातों को सुन पलक के कदम धीमे हो गए और वो अपने मन में ही बोली, ये मेरा भी बच्चा है, मुझे भी फिक्र है, मैं अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। पलक फिर बाथरूम चली गई। वहीं मोक्ष अपने कपड़े खोल तौलिया लपेट लिया, फिर बेड पर जा बैठ पलक के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आरजू सिद्धार्थ के साथ मुंबई आने के लिए निकल चुकी थी। दोनों सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठे थे। आरजू बादलों को देख मुस्कुराए जा रही थी, वहीं सिद्धार्थ उसका मुस्कुराता चेहरा देख अपने मन में ही बोला, बहुत जल्द तुम्हारी ये मुस्कुराहट मैं छीन लूंगा। इतना कह अपने मन में आरजू के कंधे पर अपने होंठ को रख लिया तो आरजू सिद्धार्थ के तरफ अपने चेहरे को कर देखी। तभी सिद्धार्थ उसके आंखों को देख उसके कोमल होंठों के तरफ जा उसके नर्म होंठों को अपने होंठों से मिला प्यार से चूमने लगा। वहीं दूसरी तरफ द ब्लैक पर्ल कंपनी जो अक्ष और नकुल था, उस कंपनी का कल कंपनी एनिवर्सरी था, जिसके लिए बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, तो काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा था। सीरत के पास भी आया, वही अपने केबिन के शीशे के वाल के पास खड़ा हो अक्ष सीरत को ही देखे जा रहा था। वही सीरत उस इनविटेशन कार्ड को खोल देखी, फिर साइड में ऐसे रख दी जैसे वो जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। ये देख अक्ष अपने चेयर के पास जा बैठ अपने लैपटॉप को खोल सीरत को मेल सेंड किया, कल के पार्टी में तुम्हारा आना कंपलसरी है। सीरत अपना काम कर रही थी। जब सीरत के डेस्कटॉप पर मेल आया तो वो खोलकर देखी, फिर अक्ष को मेल सेंड की, सर क्या आप अपने सभी एम्प्लॉयज को ऐसे पर्सनल इनवाइट कर रहे हो? ये लिख सीरत मेल सेंड कर दी। तभी अक्ष के पास मेल आया तो अक्ष मेल खोल मेल को देख मुस्कुराते हुए टाइप किया, मिसिस सीरत अक्ष रायचंद बस अपनी वाइफ को स्पेशल इनविटेशन देता है। ये लिख अक्ष मेल सेंड कर दिया। तभी सीरत जब ये मेल पढ़ी तो एक लंबी सांस भर बोली, सर आपको हमारे नाम में लगता है कंफ्यूजन हो गया है, कृपया करके आप हमारा डॉक्यूमेंट देख ले। इतना लिख वो मेल सेंड कर दी। तभी उसकी कंपनी में बनी दोस्त आलिया उसके पास आ बोली, सीरत तू चल रही है ना, बहुत मजा आएगा वहां। ये सुन सीरत बोल पड़ी, नहीं आलिया मैं नहीं जा रही हूं। ये सुन आलिया उसे जाने के लिए फोर्स करने लगी। वही अक्ष अपना मेल सेंड कर दिया था, पर सीरत का मेल को ना आता देख वो गुस्से में देखने गया, आखिर उसके मेल का रिप्लाई देना सीरत बंद क्यों कर दी। तभी उसने देखा सीरत के पास इसकी नई दोस्त उससे कुछ कह रही है, जिसे देख साफ पता चल रहा था अक्ष को वो लड़की किसी चीज के लिए सीरत को मना रही थी। ये देख अक्ष को समझने में देरी नहीं लगा किसके लिए वो लड़की सीरत को मना रही थी। ये देख अक्ष खुश हो अपने चेयर पर जा बैठ अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज कंपटीशन का पहला दिन था। इबादत थोड़ी नर्वस अकेली बैठी थी, तभी उसे अकेली बैठा देख इवान उसके पास जा बैठ बोला, क्या हुआ, कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार मान गई हो क्या? इवान के बातों को सुन इबादत गुस्से में बोली, नहीं और मैं जानती हूँ सर आप यही चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं। ये कह वो खड़ी हो जाने को थी, तभी इवान उसके होंठ को पकड़ अपने गोद में खींच लिया। इवान के ऐसा करने से इबादत घबरा चुकी थी। वो घबराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। इवान अपने होंठ को उसके चेहरे के पास ले जा अपने अंगूठे से उसके होंठों को सेडिक्टिवली रब करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, क्यों तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। इतना कह उसके होंठों के करीब गया। वही इबादत को कुछ समझ नहीं आ रहा था इवान उसके साथ कर क्या रहा है। चैप्टर 87 आरजू का मुंबई आना। वही इवान उसके होंठों के करीब जा बोला, तुम्हें मैं प्ले बॉय लगता हूं ना, ये सच भी है। इतना कह उसके होंठों को जा चूमने लगा तो इबादत उसे खुद से दूर करने लगी। वही इवान पता नहीं क्यों पर एक बार और इबादत के होंठों का स्वाद चखना चाहता था। उसे किस करने के बाद उसे छोड़ इवान अपने होंठों को पोंछ बोला, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इतना कह उसे छोड़ दिया तो इबादत झट से उसके गोद से उठ गई। वही इवान भी उठ वहां से जाने लगा। तभी इबादत गुस्सा में बोली, मैं सभी को बता दूंगी आपके हरकत के बारे में। इवान इबादत के बात को सुन रुक गया, फिर उसके तरफ मुड़ मुस्कुराते हुए देख बोला, बता दो।
जितना बताने का कोशिश करोगी उतना मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इतना कह वो जाने लगा। वही उसका बात सुन इबादत हैरान थी, उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, दोपहर का वक्त हो चुका था। आरजू सिद्धार्थ के साथ मुंबई आ गई। दोनों जेट से उतर बाहर गए। बाहर पहले से ही कार मौजूद था। दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया तो सिद्धार्थ अक्ष के दूसरे कंपनी का नाम बोल उस तरफ जाने को कह दिया था। सिद्धार्थ आरजू और उससे रिलेटेड हर इंसान का पूरा डिटेल निकाला लिया था। कुछ ही वक्त के बाद कार अक्ष के दूसरे कंपनी में जा रुका। उस वक्त लंच का टाइम हुआ था। कंपनी में तो सभी इधर उधर थे। वही आरजू और सिद्धार्थ दोनों ही कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगे। तभी सीरत जो आलिया के साथ बाहर जा रही थी, दोनों को ही कैंटीन का खाना आज खाने का मन नहीं था। दोनों पिज्जा खाना चाहती थी तो दोनों ही निकल गई। तभी सीरत जो हमेशा या तो गड़बड़ करती या तो टकराती फिरती आरजू से भी जा टकराए। फिर सीरत झट से दूर हो बोली सॉरी। तभी आरजू उसे मुस्कुराते हुए देख बोली इट्स ओके। इतना कह वो सिद्धार्थ के साथ अंदर जाने लगे। तभी सीरत अपने मन में ही बोली ये मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। तभी ये सोच वो याद करने लगी तो आलिया बोल पड़ी क्या हुआ चले। आलिया का आवाज सुन सीरत अपने ख्यालों से बाहर आ आलिया के जाने लगी। वही अक्ष को जब पता चला उसकी बहन इस कंपनी में आई है तो वो हैरान के साथ साथ गुस्से में भी था, क्योंकि उसने साफ मना किया था अपनी सभी बहनों से कि यहाँ कोई नहीं आएगा जब तक अक्ष उन्हें खुद न बुलाए, पर फिर भी बिना उससे पूछे वो यहाँ आ गई थी। जब आरजू सिद्धार्थ के साथ अपने भाई के केबिन के पास पहुंच तो उसके माथे से डर के कारण पसीना चू रहा था। तभी सिद्धार्थ उसके होंठ को पकड़ अपने आंखों से शांत रहने का इशारा कर केबिन का दरवाजा नॉक किया तो दोनों को ही अक्ष का कोल्ड आवाज सुनाई दिया कमिंग। दोनों केबिन के अंदर जाने लगे। जब अक्ष आरजू के साथ सिद्धार्थ मोदी को आता देखा तो उसका चेहरा और कठोर हो गया था। सबको पता था सिद्धार्थ मोदी सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना जानता है। दोनों को आता देख अक्ष खड़ा हो गुस्से में घूरा। तभी आरजू झट से सिद्धार्थ का होंठ छोड़ दी। वही सिद्धार्थ अक्ष के पास जा अपने होंठ को आगे बढ़ा दिया तो अक्ष अपने कोल्ड नजरों से उसे देख आरजू के तरफ देख पूछा इसके साथ क्यों आए हो। अक्ष ने अपने कठोर आवाज में अपने आवाज को ऊंचा कर पूछा तो आरजू को तो सांसें गले में जा अटक गया। तभी सिद्धार्थ आरजू के होंठ को पकड़ बोला क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं और ये शादी अपने भाइयों के खिलाफ जाकर करना नहीं चाहेगी, इसलिए तुमसे बात करने आया हूं। अक्ष आगे बढ़ दोनों के होंठ को अलग कर अपनी बहन की तरफ गुस्से में घूर बोला बाहर जाओ, रोबिन तुम्हें घर ले जाएगा। ये सुन आरजू अपनी कांपती आवाज में बोली पर भैया। वो इतना बोली ही थी कि अक्ष उसे घूर कर देखा तो आरजू शांति से केबिन से बाहर निकल गई तो अक्ष रोबिन को मैसेज कर सिद्धार्थ की तरफ देख बोला सिद्धार्थ मोदी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में जानते हुए भी मैं अपनी बहन का होंठ तुम्हारे होंठ में दे दूंगा। अक्ष के बातों को सुन सिद्धार्थ बिना अक्ष के इजाजत को मांगे चेयर पर जा बैठ गया। ये देख अक्ष उसे अपने कोल्ड नजरों से देखा। तभी सिद्धार्थ बोल पड़ा तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम नहीं माने तो वो तुम्हारे खिलाफ जा मुझसे शादी कर ही लेगी। सिद्धार्थ के बातों को सुन अक्ष अपने चेयर कर जा बैठ उसे कठोरता से देख बोला मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगी पर मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, आजमा कर देख लो। सिद्धार्थ को चैलेंजेस पसंद था। वो कोल्ड मुस्कान के साथ अक्ष को देखते हुए बोला ये भी ठीक है। इतना कह वो खड़ा हो केबिन से जाते हुए बोला तुम्हारा भ्रम बहुत जल्द टूटेगा अक्ष रायचंद। इतना कह वो निकल गया। वही अक्ष गुस्से में उससे बस कठोरता से उसे घूर कर देखा। वही दूसरी तरफ रोबिन आरजू को अपने साथ कार में ले जा रहा था। आरजू को परेशान देखा तो पूछ पड़ा क्या हुआ आरजू इतनी परवान क्यों हो और अचानक से यहाँ क्यों आए बिना इन्फॉर्म किए, तुम्हें जबकि पता है अक्ष सर कितना गुस्सा करेंगे। रोबिन के बातों को सुन आरजू रोबिन की तरफ देख सब कुछ बताने लगी। माँ पापा के जाने के बाद अपने भाइयों के साथ साथ आरजू रोबिन को भी अपने पेरेंट्स को तरह मानती थी। सब जानने के बाद रोबिन बोल पड़ा आरजू सिद्धार्थ के बारे में सब जानता है, वो कैसा इंसान है। रोबिन के बातों को सुन आरजू बोल पड़ी अंकल प्यार सबको बदल देता है, सिद्धार्थ भी बदल गया है।
आरजू ने गलत नहीं कहा था, पर सिद्धार्थ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था रोबिन के लिए। ऐसे ही रास्ता पार होने लगा। कुछ वाक्य के बाद रायचंद मेंशन आ गया तो आरजू कार से उतर गई। वही रोबिन कार ले निकल गया और आरजू मेंशन के अंदर जाने लगी। जब वो अंदर गई तो उसे रूहानी दिखी। आरजू अपनी दोस्त को देख रूहानी के चेहरे पर मुस्कान भर गया। दोनों एक दूसरे के पास आ गले से लगा ली। फिर दोनों हॉल में जा सोफे पर बैठी। फिर आरजू के यहाँ अचानक ऐसे आने का रीजन और बाकी सब पूछने लगी। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। शाम का वक्त हो गया था। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तीनों जज चेयर पर आ बैठ गए और बाकी कॉन्टेस्टेंट भी अपने जगह पर बैठ गए थे। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। सभी एक एक कर जा अपना परफॉर्मेंस देने लगे। वही पंखुली इबादत के कान के पास उसे सब अच्छे से बता दी जाना कैसे है स्टेज पर। वही दूसरी तरफ चिराग अपने कठोर नजरों से पाखुली की तरफ देखा। यहाँ कंपटीशन हो रहा है और यहाँ उसके ग्रुप को मेंबर किसी और ग्रुप की लड़की से बात कर रही थी। एक एक कर सभी का परफॉर्मेंस होने लगा। वही रूहानी आरजू टीवी पर यही शो देख रही थी। तभी उसकी पंखुली आई। पंखुली को आता देख रूहानी आरजू दोनों के चेहरे पर ही मुस्कान छा गया। पंखुली स्टेज पर जा अपने मीठे स्वर में मीठा सा गाना गा दी। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। कुछ भी हो पंखुली का गाना चिराग को उसके तरफ आकर्षित कर देता था। वो उसे ही देखने लगा। वही पंखुली अपने आंखों को बंद कर गाना गाते हुए पूरे तरीके से डूब चुकी थी। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, एक अरमान हमारा, एक अरमान हमारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। ये लाइन को गाने के बाद पंखुशी अपने आंखों को खोल आगे से गाने को गए जा रही थी। तभी चिराग का नजर उस पर टिका। देख वो उसके हो आंखों में एक पल के लिए गाते हुए खो चुकी थी। फिर कुछ वक्त के बाद वो अपने नजर झट से झुका गाने के आखिरी लाइन को गाने लगी। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। गाना खत्म होते ही पंखुली रुक गई और मुस्कुराते हुए तीनों जजेश को देखी। वही दूसरी तरफ गाना रुकते ही रूहानी टीवी पर नजर गड़ाए जजेश के कॉम्प्लीमेंट से पहले ही ताली बजाते हुए कॉम्प्लीमेंट दे पड़ी। वाह मेरी पंखु, तू तो छा गई। इतना कह जजेस का फिर कॉम्प्लीमेंट सुनने लगी। तीनों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। अब बारे था मार्क्स का, जिसमें चिराग को छोड़ इवान और माधुरी को देना था बस, क्योंकि पंखुली चिराग की टीम में थी। इवान ने पंखुली की 10 में 8 दिया, वही माधुरी ने भी। नंबर देख पंखुली बहुत खुश थी। वो फिर स्टेज से जाने लगी तो नताशा स्टेज की तरफ जाते हुए पंखुली को घूर कर देखी। वही पंखुली को समझ नहीं आ रहा था आखिर नताशा को उससे क्या प्रॉब्लम है। दोनों एक ही टीम में थी पर नताशा पाखुड़ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। नताशा स्टेज पर जा अपना गाना शुरू कर दी। दर्द भरा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना बेजान सा अब तो होने को दिल करदा, आ तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके। चैप्टर 88 कुहू का आयन के साथ अतीत। नताशा गाते हुए बस चिराग को ही देखे जा रही थी। उसे देखते हुए ही धीरे धीरे उसका गाना खत्म हो गया। सभी तालियां बजाने लगे। इस बार भी चिराग को छोड़ इवान और माधुरी के मार्क्स दे दिया। इवान ने 6 दिया था तो वही माधुरी ने 7 दे दिया। अपने मार्क्स देख नताशा खुश नहीं थी। आज को आखिरी कंटेस्टेंट का नाम लिया गया जो इबादत थी। जैसा पंखुली ने बताया था इबादत वैसे ही चलने लगी। फिर स्टेज के पास वो माइक के पास खड़ी हुई तो सभी उसे ही देखने लगी। वही गहरी सांस भर इबादत अपने मीठे आवाज में गाना शुरू कर दी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूं अपने
जब इबादत ये गाना गाना शुरू की तो इवान के चेहरे पर गुस्सा भर गया। इवान ने उसे कुछ और गाने को कहा था पर इबादत अपने ही मन के सॉन्ग में आ गई। ये सुनकर इवान अपने होंठ का गुस्से में मुट्ठी बांध लिया। वही इबादत अपने गाने को गाए जा रही थी, बिना डरे, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, गुम है किसी के। इबादत अपने गाने को गाए जा रही थी। वही रायचंद मेंशन में रूहानी आरजू जब इबादत के गाने को सुनी तो आरजू बोल पड़ी, रूहानी इसकी आवाज बिल्कुल तेरी तरह है। ये सुन रूहानी आरजू की तरफ देख बोली, शायद, पर मैं इतना अच्छा थोड़ी गाती हूँ। दोनों बातें करते हुए गाना सुनने लगी। वही इबादत गाने को फील करते हुए गाए जा रही थी। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजनवा चाहे तुम ही को, नैना उठाए तो प्यार समझो, पलके झुका दे तो इकरार समझो, रखती है कब से छुपा छुपा के, अपने होठों में पिया तेरा नाम, गुम है किसी के। जब इबादत का गाना खत्म हो चुका था, सभी उसके गाने को सुन जोरों से तालियां बजाने लगे। वही नकुल ये आवाज सुन रूहानी से बोला, तुम्हारे और इस लड़की के आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। नकुल के इस बात को सुन रूहानी नकुल के तरफ देखने लगी। वही आरजू बोल पड़ी, मैंने भी यही कहा था नकुल भाई। आरजू के बातों को सुन नकुल बोल पड़ा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नकुल के बातों को सुन आरजू अपने मुंह को बना मासूमियत से बोली, भैया इतने सालों बाद हम मिले हैं, कर आप मुझे डांटना चाहते हो। आरजू के बातों को सुन नकुल उसे घूर कर देखा तो वही आरजू अपने चेहरे को और मासूमियत से बना ली तो नकुल बोल पड़ा, आरजू इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ये सुन आरजू उदासी से बस अपने चेहरे को झुका ली। वही दूसरी तरफ इवान को छोड़ माधुरी चिराग ने नंबर दे दिया। चिराग ने 8 दिया तो माधुरी 9, सभी तालियां बजाने लगे। वही जब तक नंबर इनके ने चिल्लाकर नहीं बताया तब तक इबादत के होंठों पर मुस्कान नहीं आया था। वही सबसे हाई पॉइंट लाने वाली इबादत ही थी। सभी उसके लिए तालियां बजाए। फिर आज का म्यूजिक शो खत्म हो चुका था तो सभी जाने लगे। वही रात को चुका था इसलिए इवान इबादत को इस बारे में कुछ न कह अपने रूम जाने के लिए निकल गया। पनखुली भी इबादत के साथ बात करते हुए जाने लगी। वही उसे चिराग जाता हुआ देखे जा रहा था। तभी नताशा उसके पास आ बोली, सर। नताशा का आवाज सुन चिराग अपने धीमे आवाज में बोला, क्या हुआ? कहा था ना मेरे पास ऐसे मत आया करो। ये सुन नताशा बोल पड़ी, मुझे आपसे इससे आगे कुछ कहती चिराग बोल पड़ा, 1 आवर के बाद मेरे रूम आ जाना। इतना कह चिराग ऐसे जाने लगा जैसे वो उससे नॉर्मल बात किया हो। वही दूसरी तरफ अयन लौट आया था। जब वो अपने फ्लैट के अंदर गया तो देखा कुहू अकेली ही है। वही अयान को आज फिर जल्दी आता देख कुहू टीवी बंद कर भागते हुए जाने को थी अपने रूम में, पर तभी अयान का कठोर आवाज उसके कान में पड़ा, रुक जाओ। अयान का कोल्ड आवाज सुनते ही कुहू का पैर थम गया और उसका शरीर काम करना बंद कर गया। वही अयान उसके पास आ अपने होंठ को उसके चेहरे के पास ले जा अपने उंगली से उसके चेहरे पर अपने उंगली से सेरिक टिकली फेरते हुए अपने दूसरे होंठ को उसके कमर पर घुमा अपने करीब करती हुए उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख मजबूत कर दिया। वही कुहू अपने डरे नजरों से बस अयान को देखे जा रही थी। तभी अयान उसके आंखों में देख अपने कठोर आवाज में बोला, बेबी डॉल मुझसे दूर भागने की कोशिश करना बेकार है। इतना कह उसके होंठों के नीचे सत्ते को अपने दोनों दांत के बीच रख अपने दांत गड़ाने लगा तो कुहू को अपने होंठों पर दर्द महसूस होने लगा था। उसके आंखों में आंसू भर चुका था। वही कुहू के आंखों में आंसू देख अपने होंठ को उसके टी शर्ट के पास ले जा उसके होंठों को छोड़ उसके टी शर्ट को ऊपर करने ही वाला था। तभी उसे खुद से दूर धकेल रोते हुए कुहू बोली, क्यों 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 आप मेरे साथ ऐसा करते हो? मैं सीरत को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा करना बंद करिए, नहीं तो मैं सीरत को सब कुछ बता दूंगी। कुहू का बात सुन अयान गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बना लिया था। वही कुहू को दिख रहा था अयान गुस्सा हो रहा है, फिर भी वो बोले जा रही थी, जब मुझे आप रोज हॉट करते ही हो तो अच्छा होगा मैं सीरत को सब बता दूं, फिर जितना हॉट करना मुझे करते रहना एटलीस्ट मैं अपनी। इससे आगे वो कुछ और कहती अयान अपने मुट्ठी बने होंठ से ही उसके गालों पर जोर से मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर चुकी थी।
जमीन पर सिर के बल गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट लग गया। उसके नीचे गिरते ही अयान का गुस्सा दूर हो गया। वो झट से जमीन पर बैठ कुहू को उठा, अपने बाहों में भर बोला, बेबी कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इतना कह उसके लाल गाल और माथे में चोट देख उसे अपने गोद में उठा लिया। वही कुहू के आंखों से बस आंसू गिरने लगा। उसका आंसू देख अयान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो उसके कमरे के अंदर ले जा बेड पर लेटा दिया। फिर उसके चेहरे पर क्रीम लगाने को था, तभी वो रोते हुए ही बोलने लगी, गलती क्या है मेरी? बचपन में मम्मा पापा को धोखा से किसी और के पास चली गई तो, और मम्मा का दिया धोखा पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मुझे छोड़ हमेशा हमेशा के लिए फॉरेन चले गए। दादू ने भी मुझे अपने काम के वजह से अकेले रहने छोड़ दिया। उसके बाद आप अपने मेरी हेल जिंदगी को और हेल बना दिया। इतना कह वो जोर जोर से रोने लगी। तभी अयान उसके सिर पर अपने होंठ को रख अपने सीने से लगा बोला, बेबी डॉल अगर तुम सीरत का धमकी मुझे दोबारा नहीं दोगी और मेरे बातों को मानोगी तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी हॉट नहीं करूंगा। कुहू के बातों को सुन कुहू उसके सीने पर ही अपना सिर रखे बोली, जब आप सीरत को चाहते हो तो क्यों मेरे करीब आते हो? कुहू का ये सवाल सुन अयान उसे खुद से दूर कर बोला, पता नहीं, बस मुझे इतना पता है सीरत मुझे कभी नहीं चाहेगी और मैं उसे हॉट नहीं करना चाहता, बस उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। कुहू उसे ऐसे देखी जैसी वो पूछना चाहती हो फिर वो उसके नजर में है क्या और वो क्यों उसे हॉट करता। तभी उसके चेहरे पर क्रीम लगाते हुए बोला, सीरत का बाद एक तुम हो जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें सीरत का जगह नहीं देना चाहता हूँ। ये सुन कुहू अपने पलकों को बस झपका दी तो उसके चेहरे पर क्रीम लगा। वो खड़ा हो अयान इतना ही बोला था और हाँ। तभी कुहू बोल पड़ी, नहीं आऊंगी नीचे। कुहू के बातों को सुन इसके तरफ देखा फिर बोल पड़ा, मेरे बिजनेस से रिलेटेड तुम्हें जो भी पता है सीरत को पता नहीं चलता चाहिए। अगर सीरत मुझे कभी भी नफरत की तो भुगतान तुम्हें भरना पड़ सकता है। इतना कह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए यही डिनर ले आ रहा हूँ। इतना कह वो चला गया। वही कुहू खुद में ही बोली, एक ईशान अपने दो चेहरे के साथ कैसे जी सकता है। इतना कह वो बस उस दिन को याद करने लगी जब उसे अयान के इनलीगल बिजनेस के बारे में पता चला था। जब कुहू सीरत बच्ची थी तभी सीरत उसे अपने साथ अक्सर सेठ टी मेंशन ले जाया करती थी। कुहू सीरत 14 साल की होंगी। वो दोनों और अयान की छोटी बहन सब मिलकर गेम खेल रही थी जिसमें कुहू हार गई। तभी कुहू को हारने का सज्जा मिला जो अयान को बहन दी थी। उसे अयान के रूम जा उसके पूरे रूम को गंदा करना है। कुहू भी मान गई थी क्योंकि अयान सभी के साथ बहुत प्यार से पेश आता था। कोई कितना भी गलती कर दे वो उसे कभी नहीं डांटता। जब वो इतना अच्छा था तो ये करने में उससे कुछ नहीं था। वो चली गई और जब वो जा अयान के पूरे रूम को खराब करने लगी तो उसे उसके रूम में बस सीरत का फोटोज मिला। साथ ही अयान असलियत में कैसा इंसान है वो भी पता चल गया था। उसे ये सब देखता हुआ अयान देख लिया था। तब से अयान अपने दूसरे चेहरे के साथ कुहू के साथ रहने लगा था। वो दिन याद आते ही कुहू खुद में बोली, काश उस दिन मैं उसके कमरे में गई ही नहीं होती। इतना कहते ही उसके आंखों से फिर आंसू निकलते लगा था। चैप्टर 89 कुहू को अक्ष को बताने का सोचना। वही दूसरी तरफ जानवी हॉल में बैठी थी। तभी धीर एक सेक्सी लड़की के साथ मेंशन के अंदर आने लगा तो जानवी ये देख उसके आंखों में आंसू भर गया। वही धीर उस लड़की के साथ जानवी को पूरा इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद वो बेड पर जा बैठ गया तो लड़की उसके करीब जाने लगी। तभी धीर उसे अपने करीब आने से रोक बोला, मेरा मन नहीं है। इतना कह वो उठ बालकनी के पास चला गया। वो तो इस लड़की को बस जानवी को जेलस फील करवाने के लिए लाया था। वही दूसरी तरफ नताशा 1 घंटे होने की बाद चिराग के रूम के पास जा दरवाजा नॉक की तो चिराग दरवाजा खोल दिया। नताशा कमरे के अंदर आ चुकी थी। तभी चिराग दरवाजे को बंद कर दी। वही पनखुल ये देख ली थी। तभी वो खुद में ही बोली, नताशा अभी चिराग सर के रूम क्यों गई है? वही कमरे के अंदर चिराग बेड पर बैठा था। वही नताशा 2 ग्लास में वाइन डाल चिराग के पास आए तो चिराग उसके होंठ से वाइन का ग्लास ले वाइन पीने लगा। तभी नताश उसके बगल में बैठ वो भी वाइन का सिप लेने लगी थी।
दोनों ने अपने वाइन को खत्म कर दिया तो चिराग उसके तरफ खाली ग्लास बढ़ा दिया तो नताशा उसके होंठ से ग्लास ले साइड के टेबल पर रख चिराग के करीब जा अपने एक होंठ को उसके पैर पर और दूसरे होंठ को उसके सीने पर रख अपने होंठ को सेडेक्टिवली फेरते हुए शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, सर आपने कहा था मैं ही जीतूंगी। तभी चिराग उसके बालों के अंदर अपने उंगलियों को डाल उसके बाल को अपने मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर कर उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, बेबी अभी तो सुरवार है। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ में बसा, उसके होंठों को चूमने लगा। फिर कुछ वक्त तक चूमने के बाद उससे दूर हो अपने शर्ट को अपने जिस्म से निकाल दिया। वहीं नताशा ने भी ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ पनखुली के अंदर जानने का उत्साह बढ़ने लगा। आखिर नताशा अंदर गई क्यों है। पनखुली उस रूम के पास आ दरवाजा नॉक की तो चिराग जो नताशा के शरीर में प्रवेश करने वाला ही था कि दरवाजे के नॉक का आवाज सुन चिराग उससे दूर हो टाइम देखा फिर बोल पड़ा, अभी कौन हो सकता है। इतना कह वो उठ नताशा के तरफ देख बोला, अपने कपड़े को ले बाथरूम जाओ। ये सुन नताशा ने वैसा ही किया। वही चिराग भी अपने कमर पर तौलिया लपेट देखने चला गया। उसे लगा था इस वक्त शायद माधुरी आई होगी, पर जब वो दरवाजे के पास जा दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पनखुली को खड़ा देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वही पनखुली अपने आंखों पर होंठ रख बोली, छी आप बिना कपड़े का कैसे आ सकते हैं। पनखुली की बातों को सुन चिराग उसके होंठ को पकड़ रूम के अंदर ला। दरवाजा बंद कर दिया तो पनखुली अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर हैरानी से देखने लगी। फिर अपने आप को छुड़ाने लगी थी। वही अंदर बैठी नताशा उसे समझ नहीं आ रहा था कौन है। वही पनखुली बोल पड़ी, मुझे छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। चिराग मुस्कुराते हुए उसके और करीब जा बोला, चिल्लाओ, मेरे रूम में इस वक्त आए हो तो सब फिर क्या समझेगा तुम्हें पता ही है। तभी पनखुली कमरे में नताशा को देखने लगी। फिर पूछ पड़ी, मैंने नताशा को आता देखा था, वो कहाँ है। तुमने। वो आगे कुछ कहती उसके होंठों पर चिराग अपने उंगली को रख उसके कान के करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, नताशा मेरे साथ यहाँ जो करने आए हैं वो तुम भी कर सकती हो। चिराग की बातें पनखुली के धड़कन को बढ़ा रहा था। वो उसे खुद से दूर करने लगी। तभी उसके दोनों होंठ को पकड़ उसके होंठ को ऊपर कर पनखुली के होंठों पर अपने होंठ टिका दिया। पनखुली का होंठ जब अपने मुंह में लिया तो चिराग पूरे तरीके से खो चुका था। आज से पहले इतना सॉफ्ट होंठ चिराग ने नहीं चूमा था। वो उसे चूमते हुए अपने आंखों को बंद कर उसमें बिल्कुल खो चुका था। वही पनखुली उसके पैर पर एक लात कसके मारी जिससे चिराग उसके होंठ को छोड़ चुका था। तभी पनखुली उसे खुद से दूर धकेल दरवाजा खोल भागने लगी। वही उसके हरकत से चिराग के चेहरे पर गुस्सा छा गया था। तभी चिराग बोल पड़ा, बाहर आ जाओ। इतना कह वो गुस्से में बेड पर जा बैठ गया। वही नताशा बाहर आ चिराग को गुस्से में भरा देख उसके पास जा अपने होंठ को उसके शरीर पर रख सेडेक्टिवली फेरते हुए पूछी, क्या हुआ सर, कौन थी। चिराग उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर आ उसके गाल को कसके पकड़ बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझसे क्वेश्चन करो। ये सुन नताशा कह पड़ी, सॉरी सर। तभी उसे छोड़ अपने फन को टेबल से ले पनखुद को मैसेज किया, किसी को कुछ कहने का सोचना भी मत, नहीं तो खुद ही भुगतना पड़ सकता है तुम्हें भी और उसे भी जिसे तुम बताई होगी। इतना कह वो फोन रख नताशा के साथ अपना रात बीतने लगा। वही दूसरी तरफ सीरत अयान का फ्लैट पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद आज भी डिनर के वक्त उसके साथ अकेले ही अयान था। तभी डिनर करते हुए सीरत अयान से पूछ पड़ी, अयान भाई, कहूँ ना ही नाश्ते के लिए आती है ना हो डिनर के लिए, उसे कुछ हुआ है क्या। सीरत के सवाल को सुन अयान अपने डिनर को करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना वो हमेशा से अकेले रही है तो वो जल्दी खा कर सो जाती है। अयान के बातों को सुन सीरत मासूमियत से बोली, ऐसा नहीं है, जब मैं उसके साथ उसके घर पर थी तो हम दोनों साथ ही डिनर करते थे। सीरत के बातों को सुन अयान बोल पड़ा, अपने डिनर को खत्म करो, सुबह उससे तुम बात कर लेना। ये सुन सीरत ने ठीक है कह दिया। फिर दोनों अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद सीरत अपने रूम चली गई। वही अयान कुहू की तरफ देखा। खाना खत्म होने के बाद प्लेट टेबल पर रख वो अपने आंखों को बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। ये देख अयान रूम का दरवाजा बंद कर अपने रूम चला गया सोने के लिए। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था।
जब सीरत का नींद खुला तभी उसे याद आया उसे आज पार्टी में जाना है, पर उसके पास ड्रेस नहीं है, ऊपर से वो वहां जाना भी नहीं चाहती थी और तो और हाफ डे के लिए कंपनी भी जाना था उससे। वो सोचते हुए फ्रेश होने चली गई। वही अयान कुहू के कमरे के अंदर जा उसे अब तक सोया देख अयान उसके पास जा उसे गाल और सिर को देखा। दवा के कारण अब उसके चेहरे पर उतना पता नहीं चल रहा था, तो वो उसके चेहरे पर अपने उंगली को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। अयान का आवाज सुन कुहू का नींद झट से खुल गया तो अयान मुस्कुराते हुए उसके होंठों के करीब झुक उसके होंठों को प्यार से चूसने लगा। चैप्टर 90 डरावना मेंशन। फिर उससे दूर हो बोला, गुड मॉर्निंग किस था बेबी। ये सुन कुहू कुछ ना कह बस अपने नजरों को झुकाए रखी। तभी अयान बोला पड़ा, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओ, और हाँ सीरत के सामने ये सड़ा हुआ चेहरा मत बनाना। इतना कह वो चला गया। वही कुहू अपने मन में ही बोली, कुछ तो करना होगा। अक्ष को अपने गलती का पछतावा है। क्या मैं अक्ष सर को सब कुछ बता दूं ताकि वो सीरत को इस इंसान से दूर ले जाए। कुहू को अपना जरा सा भी फिक्र नहीं था, वो बस चाहती थी उसको सीरत के साथ कुछ ना हो। वही धीर उस लड़की के साथ ही रूम से बाहर निकला तो ब्रेकफास्ट के लिए बैठी जानवी के आंखों में पता नहीं क्यों पर आंसू भर गया। वो बस अपने चेहरे को झुका अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। तभी दूसरी तरफ धीर उस लड़की को अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास ला। खुद चेयर पर बैठा लड़की को अपने गोद में बैठा लिया तो सर्वेंट आ सर्व कर दिया। वही लड़की खाना लगने के बाद अपने होंठ से धीर को खिलाने लगी थी। दूसरी तरफ धीर और उस लड़की को ऐसे एक साथ देख देख कर जानविका के चेहरे का रंग फीका हो गया था। वो उदासी से अपना चेहरे झुका खाना खाने लगी। वही धीर नाश्ता करते हुए जानवी को ही देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ कुहू अपने चेहरे पर मेकअप कर अच्छे से तैयार हो डाइनिंग टेबल के पास आए जहां पहले से ही सीरत अयान मौजूद थे। तभी उसे ऐसे देख सीरत पूछ पड़ी, तू कहीं जाने वाली है। सीरत के सवाल को सुन कुहू डाइनिंग टेबल पर जा बैठ बोली, हाँ बहुत दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ तो सोच रही कॉलेज चली जाऊं। तुझे तो पता है ना ज्यादा एब्सेंट की तो कॉलेज से नाम कट जाएगा। ये सुन सीरत ने कह दिया, हाँ ये तो है। फिर तीनों साथ नाश्ता करने लगे। वही नाश्ता करते हुए अयान कुहू को ही देखे जा रहा था। तभी सीरत खाते हुए ही बोली, आज मुझे एक पार्टी में जाना है। ये सुन अयान पूछ पड़ा, किस पार्टी में। संग नहीं आ रहा था। सीरत कैसे बताए, क्योंकि उसे पता था अयान उसे जाने से मना करेगा। वही अयान और कुहू दोनों हो सीरत के आगे बोलने का वेट कर रहे थे। तभी सीरत बोल पड़ी, अयान भाई आप मुझे नहीं रुकोगे, पहले प्रॉमिस करो। सीरत इतने प्यार से बोले और अयान ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने प्यार से कह दिया, ओके बाबा नहीं रोकूंगा। ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, आज कंपनी का एनिवर्सरी पार्टी है। ये सुन अपने हामी पर अयान को अब गुस्सा आने लगा था, पर वो हाँ कह चुका था इसलिए फिर मना नहीं कर सकता था। तो उसने कह दिया, ओके पर पार्टी खत्म होने से पहले तुम मुझे कॉल करोगी और मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, ओके। इतना कह वो उदास हो फिर बोली, सीरत के पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है और सीरत के पास इतना टाइम नहीं कि सीरत लेने जा सके। सीरत के बातों को सुन कुहू मुस्कुराते हुए बोली, मैं ले दूंगी, तू टेंशन ना ले। ये सुन खुशी से सीरत बोल पड़ी, मेरी जान तू सच में मेरी लाइफ सेवर है, हमेशा मेरे मुसीबत को मुझसे दूर कर देती है। सीरत के इस बात को सुन कुहू मुस्कुरा दी। फिर अपने अपने नाश्ते को करते हुए अपने मन में ही बोली, काश तुझे इस बड़ी मुसीबत से भी बचा सकूं। कुहू अपने मन में इतना बोली ही थी कि तभी सीरत पूछ पड़ी, तू 2 दिन से ब्रेकफास्ट और डिनर साथ क्यों नहीं कर रही थी। ये सवाल सुन कुहू के चेहरे का पूरा रंग बदल चुका था। वही अयान कुहू की तरफ कठोरता से देखा। वही अपने आप पर कठोर नजर पड़ते ही कुहू के शरीर पर ठंडक पड़ने लगा। फिर कुहू अपने आप को शांत कर बोली, यार तुझे तो पता है ना सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरा मूड आजकल बहुत सोने का कर रहा है। ये सुन सीरत को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। कुछ वक्त के बाद तीनों का नाश्ता खत्म हो चुका था। सीरत अपने जॉब के लिए निकल गई। वही अयान कुहू की तरफ देख कोल्डली पूछा, तुम्हें कॉलेज जाना है। कुहू ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया।
तभी अयान उसके करीब जा अपने एक उंगली को उसके सिर से ले धीरे धीरे अपने होंठ को सेलेक्टिवली नीचे करते हुए बोला, कॉलेज छोड़ो स्वीट हॉट, चलो मैं तुम्हें आज बाहर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें सीरत के लिए ड्रेस लेना ना तो मैं फिर तुम्हें बुटीक ले जाऊंगा। ये सुन कुहू को पता था वो उससे बस सीरत के लिए बाहर ले जा रहा है और अपने पसंद का उसके लिए ड्रेस लेना चाहता होगा। तभी कुहू बोल पड़ी, आपको सीरत के लिए ड्रेस लेना ना और आप सिर्फ चाहते मैं देखूं तो ठीक है, आप मुझे कॉल कर देना, कॉलेज से सीधा मैं वहां आ जाऊंगी। इतना कह कुहू निकलने वाली थी पर अयान उसके होंठ को पकड़ उसके जाते कदम रोक उसके करीब जा बोला, मैं सीरत के लिए लेना तो चाहता हूँ पर तुम्हारे साथ टाइम भी एक स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुन कुहू उसे हैरानी से देखी, वही अयान उसे अपने साथ ले जाने लगा। फिर वही दूसरी तरफ बनारस में पलक बेड पर बैठ अपने बुक को खोल स्टडी कर रही थी। वही उसके पास बैठ उसे पढ़ने से बार बार मोक्ष उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तभी इरिटेट हो पलक बोली, प्लीज मुझे पढ़ने दो। ये सुन मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में भर बोला, अगर नहीं दिया तो। मोक्ष के बात को सुन पलक उसे कठोरता से देख बोली, तो अक्ष भैया को बोल दूंगी। पलक का बात सुन मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो चाहता हूं तुम अक्ष भाई को बोल दो ताकि हम दोनों शादी कर ले। फिर ये सुन अपने आप को बस पलक उससे दूर करने का कोशिश करने लगी पर मोक्ष उसे बेड पर लेटा उसके आंखों में देख प्यार से बोला, मुझे पता है पलक मैंने तुम्हें बहुत हॉट किया है पर एक आखिरी मौका और दे दो, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी हॉट नहीं करूंगा। मोक्ष के बातों को सुन पलक का दिल कर रहा था वो उसे एक और मौका दे दे पर पलक एक बार फिर अपने दिल को नहीं तोड़वाना चाहती थी। अपने दिल को फिर से ना टूटने के डर से वो कुछ न कह अपने चेहरे को बस मोड़ ली तो मोक्ष उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके आंखों में देखते हुए उसके कोमल होंठों को अपने होंठों का स्पर्श करवाने लगा। मोक्ष का किस इतना पसीनेट था कि उसके पसीनेट किस में पलक भी एक पल के लिए खो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई। वही उसके बंद आंखों को देख मोक्ष अपने होंठ उसके टी शर्ट के अंदर ले ही जाने को था। तभी पलक उसके होंठ को रोक उसे खुद से दूर कर अपने आंखों पर अपने दोनों होंठ को रख बच्चों की तरह रोने लगी। आहा आहा। पंछी के रोने का आवाज सुन मोक्ष उसके दोनों होंठ को उसके आंखों से हटाने लगा पर वो अपने चेहरे पर अपने होंठ को कसके पकड़े हुए रोई जा रही थी। तभी जोर से उसके होंठ को खींच पलक का लाल हुआ चेहरा और रोने के कारण उसके आंखों को भी लाल होता देख मोक्ष बहुत मासूमियत से बोला, जान मैं तुम्हें फिर किस नहीं करूंगा पर प्लीज रोवो मत। मोक्ष के बातों को सुन पलक सुतकते हुए रोकर बोली, सच में। मोक्ष ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी पलक अपने होंठ को छुड़ा उससे दूर हो बोली, मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा एग्जाम है कुछ दिनों में। पलक के बातों को सुन मोक्ष अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और बस उठ बेड से नीचे उतर ही था कि तभी उसका फोन बजा तो अपने फोन को उठा आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ माया। ये सुन दूसरे तरफ बात कर रही माया बोल पड़ी, सर एक मूवी आता है, अब देखना चाहते गई अभी। ये सुन मोक्ष बोल पड़ा, मैं अभी कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, सभी को कैंसल कर दो। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर जा रहा था। वही दूसरी तरफ पलक मोक्ष के बातों को सुन अपने बुक कॉपी बंद कर बेड पर लेट अपने पेन पकड़े होंठ को सीधा पर पेन को देखते हुए खुद से सवाल की, क्या सच में मोक्ष मुझसे प्यार करते लगा है? ये सवाल खुद से करने के बाद पलक उस पेन को ही देखने लगी। वही मोक्ष हॉल में जा पलक का लैपटॉप टेबल पर देख उसे ऑन किया। उसके लैपटॉप में पासवर्ड मांग रहा था तो मोक्ष को उसका पासवर्ड सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि उसका सब कुछ मोक्ष से शुरू होता था और मोक्ष पर ही खत्म होता था। उसके पासवर्ड में वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल वो अपने फोन से इंटरनेट कनेक्ट कर सर्च करने लगा, प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तभी मोक्ष का ध्यान दो चीजों पर ज्यादा गया। पहला मूड चेंज, दूसरा प्रेगनेंसी में खट्टा और बहुत कुछ खाने का दिल करना। ये देख अपने फोन पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप खोल वो पलक के मनपसंद का खाना ऑर्डर करने लगा, साथ कुछ खट्टा भी। वही दूसरी तरफ मुंबई में अयान कुहू को अपने साथ बहुत बड़े और खूबसूरत साथ ही रेड लाइट और डरवाने चीज के कारण खूबसूरत मेंशन भी बहुत डरवाना दिख रहा था। अयान कुहू को अंदर लेकर गया। मेंशन देख कुहू का दिल धक धक कर रहा था।
तभी अयान आराम से सोफे पर जा महाराजा की तरह बैठ बोला, मुझे पता है तुम ड्रिंक करती हो और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। ये सुन कुहू अपने मन में ही बोली, ये इंसान पागल है, ड्रिंक करने के लिए यहाँ ऐसे डरवाने मेंशन उसे क्यों लेकर आया है। तभी अयान कठोरता से बोला, पागल तो तुमने किया है, अपने खूबसूरत जिस्म से शराब का क्या है वो पीने के बाद उतर ही जाता, पर तुम्हारा जिस्म का नशा उतर ही नहीं रहा है, इसलिए शराब और जिस्म दोनों का नशा यहाँ करना चाहता हूँ। वहाँ थोड़ा रिस्क था इसलिए यहाँ लेकर आ गया तुम्हें। अयान के बातों को सुन कुहू के चेहरे पर डर छा गया था। आज से पहले अयान उसके करीब जरूर आया था, पर किस और उसे छूने से ज्यादा वो कभी नहीं बढ़ा था। पर ये माहौल देख कुहू को इस बात का डर लगने लगा, कहीं जो अब तक अयान उसके साथ नहीं किया है वो करना दे। कुहू को खड़ा देख अयान अपने आवाज को ऊंचा कर बोला, सीधे जाओ, वहाँ छोटा बार सेंटर है जहाँ बहुत सारे ड्रिंक रखे गए हैं, तुम्हें जो ड्रिंक पसंद है वो लेकर आओ, आज मैं तुम्हारे पसंद का ड्रिंक पीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद भी कुहू वही खड़ी थी, तो अयान एक गहरी सांस भर बोला, जाती को या मैं अभी तुम्हारे साथ सब कुछ करूं। ये सुन कुहू झट से उस तरफ जाने लगी। बार के तरफ पहुंच वो शराब के कलेक्शन को देख जिस ड्रिंक को पीने से बिल्कुल भी चढ़ता नहीं था, उसे उठा साइड में रखे ढेर सारे ग्लास में से 2 ग्लास उठा अयान के पास जा टेबल पर रख दी। ड्रिंक को देख अयान के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वो कुहू का होंठ पकड़ अपने गोद में खींच बोला, अच्छा सेलेक्ट की हो, वैसे भी मुझे ड्रिंक का नहीं तुम्हारे जिस्म का नशा चढ़ान था। ये सुन कुहू का सांस तो जैसे उसके गले में जा अटक गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।